अब हम आगे बढ़ेंगे। तुम्हें याद होगा जब मैं फ्यूचर टेंस पढ़ाता हूं और फ्यूचर के अंदर मैं बात करता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट की। कौन से टेंस की बात करता हूं? फ्यूचर इंडेफिनिट की। और फ्यूचर इंडेफिनिट सुनते ही तुम्हारे दिमाग में दो हेल्पिंग वर्ब तुरंत आ जाती हैं। एक तो हमारी है विल, और इसके अलावा हमारी एक हेल्पिंग वर्ब और होती है वहां पर, कौन सी? शैल। सुना होगा है ना? विल और शैल, इन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब को मैं किसके अंदर पढ़ाता हूं? फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। अब मैं तुम्हें इनके बारे में एक चीज और बताऊंगा, ध्यान रखना। विल और शैल दोनों ही मॉडल वर्ब भी होती हैं। इन दोनों को हम किसके अंदर और पढ़ते हैं? मॉडल वर्ब के अंदर। यानी कि मॉडल के अंदर अब हमारा अगला टॉपिक यही रहेगा, विल और शैल। इनका यूज बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। तुम ये लगा लो कि एक तरीके से मैं फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं बस, और कुछ नहीं है, बट इन डिफरेंट अप्रोच, थोड़ा सा अलग तरीके से। जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, विल का हम इस्तेमाल कब करते हैं? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। और शैल का इस्तेमाल केवल दो के लिए किया जाता है, ठीक है? शैल का इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए किया जाता है? आई और वी के लिए। आई और वी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शैल का, ठीक है? तो अगला मॉडल तुम्हें लिखना है। देखो, पहले अभी तक मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया है, हैज टू, हैव टू और हैड टू। वो तीनों ही एक ही टॉपिक है, अलग अलग मॉडल नहीं है, तीनों ही एक ही टॉपिक है। अब अगला सेकंड टॉपिक आ रहा है शैल। बताओ शैल पढ़ोगे पहले या विल? तो एक काम करते हैं, पहले शैल ही पढ़ते हैं। तो लिखो नंबर टू। नंबर टू है हमारा शैल। तो मैं थोड़ा इसको जितना हिंदी में करेंगे उतना ही बढ़िया है। शैल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी टेंस में, जैसा कि तुम्हें फ्यूचर में याद होगा, जब किसी टेंस में लास्ट में क्या आता है? गा, गे, गी, ठीक है? या फिर ऐसा कोई लेना देना जिसका संबंध किससे होता है? भविष्य से, फ्यूचर से। जैसे कि मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल सी यू टुमारो। तो कल की बात हो गई ना, कल मिलने वाला है, मिला तो नहीं है, मिलेगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, इसको हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? फ्यूचर। तो एरो बना के ऐसे लिख सकती हो, फ्यूचर टेंस। किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे? जैसे हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं, मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो देखो, ये मात्रा चाहे इधर को लगाओ चाहे इधर को, मुझे नहीं पता हिंदी में किधर को आएगी, ठीक है? इधर लगा देता हूं। खैर जो भी है, मतलब तो तुम समझ ही गए होंगे इसको मैंने क्या लिखा है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। बताओ, वो मिलने का काम करने वाला है, और कौन मिलेगा? मैं। और किससे मिलूंगा? तुमसे। तो बताओ, कल के लिए बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो अब मैंने अभी अभी बताया था, आई और वी के साथ क्या लगाया जाता है? शैल, ठीक है? और मैं की इंग्लिश भी क्या होती है? आई। तो देखो, आई शैल। और काम हो रहा था मिलने का। मिलने की इंग्लिश दो तरह से होती है, एक तो होता है मीट, जब हम किसी से मिलने वाले होते हैं, मीट करना। या फिर मिलने की इंग्लिश ये भी होती है देखना। कुछ बच्चों को लगता है सी का मतलब सिर्फ देखना होता है, नहीं। सी का मतलब किसी से मुलाकात करना भी होता है। जैसे टीवी में अक्सर बोलता है सी यू सून, हम तुमसे जल्द ही मिलेंगे, सी यू टुमारो, हम तुमसे कल मिलेंगे। तो सी का मतलब मिलना भी होता है। तो फिलहाल तुम यहां पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इस्तेमाल करूंगा सी। तो देखो, आई शैल सी यू, और कब मिलने वाला हूं? टुमारो। तो लिख दो, आई शैल सी यू टुमारो। TOMORRO, ठीक है? तो बहुत आसान था।
तो देखो अगला मैं बताता हूं, हम कल दिल्ली छोड़ देंगे। हो तो बताओ, दिल्ली छोड़ देंगे और वो भी कब? कल। इसका मतलब छोड़ा तो नहीं है, काम में बेशक करने वाला हूं, लेकिन कब करने वाला हूं? भविष्य में, फ्यूचर में करने वाला हूं। ठीक है, कल करने वाला हूं। देखो हम, और छोड़ने का मतलब क्या हो सकता है? हम कहीं और जाने वाले हो, छोड़ने का मतलब ये है। तो छोड़ने की इंग्लिश होती है लीव, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं। ठीक है, क्या होती है? लीव। तो देखो हम की लिए इंग्लिश आएगी वी, और तुम्हें मालूम है आई और वी के साथ में फिर से क्या लगाऊंगा? शैल। तो देखो वी शैल लीव, छोड़ने का काम हो रहा था तो लीव आएगा। वी शैल लीव दिल्ली, और जो टाइम का रिलेशन होता है हमेशा लास्ट में आता है। तो वी शैल लीव दिल्ली, और कब छोड़ेंगे? कल। तो एंड में तुम लिख सकते हो वी शैल लीव दिल्ली टुमारो, कल छोड़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा आसान था, हिंदी में चीजें समझ में आ जाती हैं तो अच्छी लगती है और आसान लगती है। तो देखो बेशक मैंने बताया था शैल का रिलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट से होता है। अगर बिल्कुल ही फ्यूचर इंडेफिनिट से होता या फ्यूचर की तरह ही होता तो मैं खुद नहीं पढ़ाता इसको मॉडल में। अगर मैं इसको मॉडल में पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो डिफरेंट होगा, है ना? तो ध्यान रखना, शैल का इस्तेमाल कई बार क्वेश्चन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर एक छोटा सा रूल बनाना चाहो ना तो बना सकते हो। देखो शैल का हेडिंग डाल दिया है, दो एग्जाम्पल भी लिख लिए। अब एक स्मॉल ए पॉइंट बना लो, एक तरीके से छोटा सा रूल लिखवा रहा हूं एक, तो बिल्कुल हिंदी में लिखना है। लिखो, शैल के आगे लिखना एरो बना के इस तरह से। शैल का इस्तेमाल अक्सर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन के लिए भी करते हैं। जब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, किसी चीज का जवाब मांगने के लिए करते हैं, तो ऐसे लिख लो शैल के आगे एरो बना के, ये लिखना क्वेश्चन के लिए। अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा ना तब समझ में आएगा, बस इतना डाल दो। शैल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए अक्सर। तो देखो किस तरह से जनरली जब हमें किसी की क्या जाननी होती है? इच्छा। तो देखो एक एग्जांपल देता हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाऊं? तो देखो इस टेंस के अंदर तो कुछ नहीं आया, है ना? गागेगी नहीं आया, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं मॉडल, और मैंने बताया था मॉडल मतलब शैल। तो शैल का इस्तेमाल सिर्फ गागे के लिए नहीं होता, वो तो बात हो जाती है इंडेफिनिट की बात, टेंस की बात हो जाती है। टेंस के अंदर हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं गागेगी, लेकिन जब हम मॉडल के अंदर पढ़ रहे हैं तो मॉडल के अंदर शैल के बारे में सब कुछ पढ़ना है। हालांकि 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में, 12th में मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा शैल के बारे में फिर भी, वरना शैल में तो बहुत कुछ है पढ़ने लायक, दुनिया भर की ग्रामर छुपी हुई है शैल में और विल के अंदर, फिर भी मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन मॉडल में जितना पढ़ाने लायक है तुम लोगों के सिलेबस में उतना मैं जरूर बताऊंगा। तो जनरली जब हम किसी की इच्छा जानना चाहते हैं ना तब भी हम शैल का इस्तेमाल कर लेते हैं। और देखो, क्या मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाऊं? और ऐसा नहीं लग रहा क्या वो ला चुका है पानी? नहीं, लाने वाला है, काम अभी किया नहीं उसने। डिपेंड करता है सामने वाले की इच्छा पर कि वो हाँ करेगा या ना करेगा। अगर उसने हाँ करा तो ही मैं उस काम को करूंगा, अभी मैंने काम नहीं किया है। तो बात किससे संबंधित हो गई? भविष्य से संबंधित।
कि वो भविष्य में लाने वाला है ठंडा पानी, और वो भी वो तब लाएगा जब सामने वाला हाँ कर देगा, है ना। तो वो उससे सिर्फ इच्छा जान रहा है कि उसकी इच्छा क्या है सामने वाले की, कि वो मंगवाना चाहता है या नहीं मंगवाना चाहता है, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा कोई वर्ड आ जाता है ना, क्या, क्यों, कैसे, स्टार्टिंग में आ जाता है, जब इस तरह के क्वेश्चन वाले वर्ड बिल्कुल टेंस की स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले लगाते हैं। तुम्हें ये बात याद होगी, मैंने टेंसेस में खूब सिखाई है। जब भी कोई क्वेश्चन वाला वर्ड स्टार्टिंग में आएगा तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। और हमारी हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या लगेगी, अभी भी बताइए, एक ही तो चल रही है, शैल। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या चल रही है, शैल, क्योंकि मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही होती है। तो शैल हम सबसे पहले लगाएंगे। अब आएगा आगे का टेंस। अब इसके बाद कोमा लगा देना। अब देखो क्या था, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाऊं, तो देखो आई, तो देखो लाने की मतलब वो उसके लिए ठंडा पानी लाएगा। लाने की क्या होती है क्या नहीं, उसको छोड़ो। जब हम किसी के लिए ठंडा पानी लाना चाहते हैं या खाना लाना चाहते हैं या कोई चीज लाना चाहते हैं, तो तुम ये वर्ड यूज कर सकते हो, फेच, ठीक है। तो देखो शैल आई फेच, शैल आई फेच, और ठंडा पानी, शैल आई फेच कोल्ड वाटर। फेच का मतलब होता है लाना, किसी के लिए लाना, ठीक है। आई फेच कोल्ड वाटर, और किसके लिए, तुम्हारे लिए, कोल्ड वाटर फॉर यू। क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो देखो, क्या मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाऊं, शैल आई फेच कोल्ड वाटर फॉर यू। तो फेच का मतलब होता है किसी के लिए कुछ सामान लाना। जैसे कि मान लो तुम्हारे पापा विदेश गए हुए थे और उन्होंने चिट्ठी लिखी है तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता हूं, तो वो चिट्ठी के अंदर क्या लिखेंगे, देखो चिट्ठी के अंदर क्या लिखेंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए नई घड़ी लाऊं, तो वो क्या लिखेंगे, शैल आई फेच अ न्यू वॉच फॉर यू। वो वहां से पूछेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए लेटेस्ट मोबाइल लेकर आऊं, तो वो क्या लिखेंगे, शैल आई फेच अ लेटेस्ट मोबाइल फॉर यू। क्या मैं तुम्हारे लिए न्यू टी शर्ट लेकर आऊं, शैल आई फेच अ न्यू शर्ट फॉर यू, या न्यू टी शर्ट फॉर यू। क्लियर हो गया ना। मतलब जब हम किसी की इच्छा जानना चाहते हैं, और डिपेंड करता है सामने वाले की इच्छा पर। तो देखो इसी की तरह से मैं एक एग्जांपल और दूंगा इसी रूल के ऊपर बेस्ड। तो देखो कैसे, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय तैयार करूं। तैयार करने का मतलब यहां पर ये नहीं है कि वो चाय को सजाएगा, उसको तैयार करेगा, कप के ऊपर मस्त डिजाइन बनाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाय तैयार करने का मतलब है उसके लिए वो चाय बनाना चाहता है, ठीक है। तैयार करने का मतलब यहाँ पर क्या है, वो उससे पूछ रहा है। अक्सर क्या होता है, गेस्ट आते हैं घर में, है ना, गेस्ट आते हैं घर में, तो उनको हम अक्सर चाय पिलाते हैं भाई। अक्सर गरीब आदमी चाय पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक तो हर कोई नहीं देता, तो चाय हम तैयार करते हैं। तो देखो फिर से क्या हो रहा है, इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखो कई बार क्या होता है, हिंदी के अंदर में कुछ शब्द मुझे मालूम है मैं गलत लिख देता हूं गलती से, क्योंकि ये बात सच है, मैं सही से लिख नहीं पाता हूं हिंदी के कुछ शब्द। तो ध्यान रखे करो, जो बात मैं कह रहा हूं वो तो तुम्हें समझ में आई जाती है हिंदी में। मेन मुद्दा हमारा हिंदी नहीं है, मेन हमारा टॉपिक है इंग्लिश। इंग्लिश प्रॉपर होती है मेरे लिए। तो हिंदी के शब्दों को थोड़ा खुद से ठीक कर ले करो अगर तुम्हें समझ में आते हैं। ये मत सोचे करो कि मैंने गलत लिख दिए तो तुम भी गलत लिख दो, क्योंकि कभी कभी हो जाता है मुझसे गलती, क्योंकि मेरे पास हिंदी के वर्ड होते नहीं है, मेरे पास केवल इंग्लिश का ही टॉपिक होता है। उससे मैं हिंदी तुम्हें लिखवाता हूं जानकर, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो देखो, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय तैयार करूं, तो फिर से हम इच्छा जान रहे हैं ना, सामने वाले की इच्छा जान रहे हैं। और इच्छा जानने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शैल। और भविष्य से संबंधित है,
उसने अभी हाँ तो नहीं करा, हमें क्या पता वो हाँ करेगा या ना करेगा, है ना। हमारा काम डिपेंड करता है उसकी इच्छा पर। तो देखो फिर से मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा, मैंने बताया था जब भी क्या, क्यों, कैसे ये सबसे पहले लगाया जाता है, तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देते हैं। तो क्या के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, शैल। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ गई, शैल। ठीक है, और काम कौन करना चाहता है, मैं, तो लिखो मैं के लिए आई। देखो वहां पर पहले वाले टेंस में मैंने क्या कहा था, ठंडा पानी लाऊं, काम क्या हो रहा था, लाने का। बेशक काम लाने का नहीं हो रहा था, वो काम तो वो फ्यूचर में करने वाला था। अगर वो हाँ कर देता तभी तो वो ठंडा पानी लाता, लेकिन काम तो लाने का करने वाला था ना। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, तैयार करने का। चाय को तैयार करने का मतलब प्रिपेयर करना। ठीक है, तो लिखो शैल आई प्रिपेयर, शैल आई प्रिपेयर, और क्या प्रिपेयर करना चाहता है वो, चाय। तो देखो शैल आई प्रिपेयर टी, और किसके लिए, तुम्हारे लिए, लिखो टी फॉर यू। क्लियर हुआ कि हम क्वेश्चन वालों में शैल कैसे फिट करते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि मॉडल में और फ्यूचर इंडेफिनिट में तो बहुत फर्क हुआ। बिल्कुल, तभी तो मैं मॉडल में करा रहा हूं। अगर बिल्कुल ही फ्यूचर इंडेफिनिट जैसा होता तो मैं खुद ही कह देता कि ये तो मैंने वहां पे पढ़ा दिया है ना। ध्यान रखना, शुरू के टेंस ही फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे थे, अब जितना भी टॉपिक आएगा वो लगभग अलग ही होगा। तो देखो शैल के लिए अब अगला रूल लिखना है। ये तो अभी मैंने स्मॉल ए में लिखवाया था। स्मॉल ए में मैंने क्या लिखवाया है, किसी की इच्छा जानने के लिए हम उससे प्रश्न करते हैं और उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो उसका जवाब क्या देगा, हाँ या ना। लेकिन अगला और सब रूल है, बहुत छोटा सा रूल है और लास्ट रूल है, शैल का आखिरी रूल है। देखो शैल का इस्तेमाल क्वेश्चन के लिए तो होता ही होता है, तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। अब शैल का इस्तेमाल इन तीन चीजों के लिए और होता है, बिल्कुल एरो बना के लिख लेना। किसी को जब हम क्या देते हैं, ऑर्डर, लिख लेना। ऑर्डर मतलब किसी को हम क्या दे रहे हैं, आदेश, ऐसा करो वैसा करो। अक्सर क्या होता है, कंपनी के अंदर बॉस होता है और वो अपने वर्कर को जो ऑर्डर देता है उस वर्कर को वही करना होता है। जैसे कि यहाँ पर बॉस कौन है, मैं, टीचर, और मैं जो बोलूंगा वही तुम करोगे। तो मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, शैल का। आई से यू शैल डू इट। मैंने तुमसे कहा या मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें ये करना होगा। ठीक है, आई से यू शैल डू योर होमवर्क। ठीक है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें अपना गृह कार्य करना होगा। तो ऑर्डर देने के लिए। दूसरा लिखो, दूसरा होता है वादे के लिए, जब हम किसी से क्या करते हैं, वादा। जैसे कि तुम अगर मेहनत करते हो तो तुम्हें 2 कुल्फी खिलाई जाएंगी, है ना, या 2 रुपए वाली 3 चॉकलेट मैं दूंगा। तो प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, जब हम किसी से क्या कर देते हैं, वादा। और तीसरा और लास्ट लिख लेना, शैल का इस्तेमाल एक चीज के लिए और होता है, धमकी के लिए। धमकी को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेट, नॉर्मल हिंदी में लिख लेना धमकी। इसका भी एग्जांपल दे देता हूं मैं। अगर तुमने शैतानी करी तो तुम्हें सजा दी जाएगी। अगर तुमने चोरी करी तो तुम्हें पुलिस में दे दिया जाएगा। अगर तुमने खून करा तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो देखो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, अभी धमकी के 3 एग्जाम्पल दिए, फिर से सुनना। अगर तुमने शैतानी करी, ध्यान से सुनो, मुझे इसमें एक चीज बतानी है। अगर तुमने शैतानी करी तो तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हें सजा दी जाएगी। चलो मैं अभी जब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, वरना समझ में नहीं आएगा ऐसे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आदेश वाला, ऑर्डर वाला। ठीक है, तो ऑर्डर वाले के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि जो एग्जांपल मेरे पास है, देखो मैं कहता हूं यह तुम करोगे। क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये तो सिंपल है।
देखो मैं कहता हूं यहां तक तो एक टेंस है और उससे आगे ये तुम करोगे। एक तरीके से ऐसा नहीं हो कि मैंने क्या दे दिया, ऑर्डर, आदेश दे दिया। बॉस क्या कह रहा है, मैं कहता हूं ये तुम ही करोगे, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं करना चाहिए, तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ अब जरा पिछले पुराने मॉडल को याद करो। मैं इस टेंस को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं कहता हूं ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, तुमने उसको आदेश दिया कि मैं कहता हूं ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी नहीं बन गई? मजबूरी बन गई। अगर शायद तुमने नहीं करा तो हो सकता है बॉस तुम्हें निकाल दे नौकरी से, है ना? तो तुम्हारे लिए मजबूरी भी बन गई और तुम्हारे लिए बात जरूरी भी हो गई कि तुम्हें ही करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा ना। तो तुम इसके अंदर एक चीज का और इस्तेमाल कर सकते हो, विल हैव टू। लेकिन तब जब मैं टेंस देता ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या लिखा है, ये तुम करोगे। करना नहीं पड़ेगा, तुम करोगे। ठीक है, तो लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है हम अपने विचार को कैसे व्यक्त कर रहे हैं अब सामने वाले व्यक्ति के सामने। अगर उसका बॉस कह देता है ना कि मैं कहता हूं ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, तो वो लगाता यू विल हैव टू डू इट, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वो यहां पर क्या लगाएगा, यू शैल डू इट, तुम्हें करना पड़ेगा या करना है। तो देखो मैं कहता हूं, इसकी तो सिंपल आएगी, मैं के लिए क्या आ गया, आई। जब हम किसी से कोई काम कहते हैं तो कहने की इंग्लिश क्या होती है, से। तो देखो आई से, बस हो गया। क्योंकि पता है ये कौन सा टेंस है, तुम्हें याद होगा मैंने तुम लोगों को टेंसेस खूब कराए थे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ते है। ये टेंसेस किस में आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मैंने सीधा क्या लिख दिया, आई से। अब देखो वो क्या कह रहा है, ये तुम करोगे, तो किसे करना पड़ेगा, तुम्हें। तो तुम सब्जेक्ट हो, तो देखो आई से यू, और यू के साथ भी मैं क्या इस्तेमाल करूंगा फिलहाल यहां पर, शैल। तो देखो आई से यू शैल, ठीक है, डू इट, करने की डू और ये की क्या आ गई, इट। ठीक है, यू शैल डू इट, खत्म। तो हमने सामने वाले को क्या दे दिया, आदेश, ऑर्डर दे दिया। एक और देखते हैं। अब मैं वादे की बात करूंगा, जब हम किसी से वादा करते हैं तो देखो तुम्हें एक नई घड़ी, तुम्हें एक नई घड़ी मिलेगी यदि तुम मेहनत करोगे। तो देखो कितना आसान टेंस है, तुम्हें एक नई घड़ी मिलेगी यदि तुम मेहनत करोगे। तो देखो बेशक उसको नई घड़ी मिलेगी, है ना, न्यू वॉच मिलेगी, लेकिन क्या मिल गई, अभी नहीं। जब मिलेगी जब वो क्या करेगा, कड़ी मेहनत। तो एक तरीके से वादा नहीं हो गया। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को लालच देते हैं कि अगर इस साल तुम फर्स्ट आओगे या सेकंड आओगे तो तुम्हें ये दे देंगे वो दे देंगे, बाद में पता चलता है कुछ नहीं देने वाले। तो वो तो खैर बात की बात है, फिलहाल तो हमने क्या कर दिया, वादा, प्रॉमिस कर दिया। ठीक है, तो हम इसके लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे, तो देखो इसके लिए भी हमें क्या इस्तेमाल करना है, शैल। तो देखो कैसे, तुम्हें एक नई घड़ी मिलेगी, तो देखो यू शैल तो फिट हो गया, चलो ठीक है। मिलने की इंग्लिश मैंने पहले ही बताती थी, जब कोई चीज हमें मिलती है या कोई चीज हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो क्या इंग्लिश आती है, गेट। किसी चीज को प्राप्त करना मतलब रिसीव करना, ठीक है, रिसीव करना भी चल सकता है, लेकिन कोई चीज उपहार में अगर हमें मिलती है तो गेट ज्यादा इस्तेमाल करो तो बढ़िया रहेगा। तो देखो यू शैल
गेट, और क्या मिलेगी? एक नई घड़ी। यू शैल गेट अ न्यू वॉच, यू शैल गेट अ न्यू वॉच। और कब? यदि तुम मेहनत करोगे। मैंने तुम्हें यदि की इंग्लिश बता रखी, यदि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफ, है ना। तो देखो आगे का टेंस भी, आगे का टेंस भी तुम्हारा उसी से बनेगा, शैल से। देखो इफ, इफ यू शैल वर्क हार्ड, है ना। मेहनत करने की इंग्लिश मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, क्या होती है? वर्क हार्ड, ठीक है। यदि तुम मेहनत करोगे तो, ठीक है। और अगर मेहनत ही नहीं करी तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो अक्सर क्या होता है, जब हम किसी से वादा करते हैं तब हम ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं इस टेंस का। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मुझे बताना तुम इसके अंदर क्या फिल करना पसंद करोगे। और मैंने तुम्हें बता दिया था किसी भी फिलअप के अंदर एक से ज्यादा मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि तुम उसको कैसे पढ़ते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो देखो मैं एक टेंस लिखता हूं। नोबडी, nobody touch, nobody touch it without, nobody touch it without my permission, without my permission। मुझे देखकर बताओ। इस टेंस को पहले तो हिंदी में सोचो, हालांकि मैं हिंदी बता देता हूं चलो। वैसे अगर हिंदी अगर खुद से सोचोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना हो सके हिंदी खुद से बनाए करो, क्योंकि जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं तो तुम्हें इंग्लिश से हिंदी भी आनी चाहिए। अब जरा शैल की तरफ ध्यान देते हुए देखो। नोबडी टच इट विदाउट माई परमिशन, कोई इसे नहीं छुएगा बिना मेरी इजाजत के। मतलब जब तक मैं परमिशन ना दे दूं तब तक तुम्हें इसे नहीं छूना है, ठीक है। तो देखो इस टेंस को ध्यान से समझो। हो सकता है उसने कोई केक लाके रखा हो, है ना, और वो मना करके गया हो कि कोई भी मत छूना जब तक मैं इजाजत ना दूं, जब तक मैं परमिशन ना दूं। मुझे बताओ एक तरीके से मैंने क्या करा है? मैंने वादा करा है क्या कोई, या मैंने किसी को आदेश दिया है, या मैंने किसी को क्या दिए? थ्रेट, धमकी। बिल्कुल। देखो नोबडी टच इट, कोई इसे नहीं छुएगा, विदाउट माई परमिशन, बिना मेरी इजाजत के, ठीक है। तो देखो एक तरीके से वादा तो बिल्कुल नहीं करा मैंने, वादे का कोई चांस नहीं है। अब हम देखते हैं आदेश मतलब कि ऑर्डर। ऑर्डर वो होता है जनरली जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, दैट इज ऑर्डर, वो कहलाता है आदेश। कुछ करने के लिए कुछ ना करने के लिए बोलते हैं, वो कहलाता है आदेश। और धमकी, धमकी और आदेश में क्या फर्क है मैं बताता हूं। धमकी एक तरीके की चेतावनी कि तुमने अगर ये करा ना तो तुम्हारे साथ ये किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने दीवार पर लिखने की कोशिश करी तो तुम्हें उसी दीवार पर चिपका दिया जाएगा। तो चेतावनी का मतलब होता है अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें इसके बदले में क्या भुगतना पड़ेगा वो बता दिया जाता है। तो देखो बस इतनी तो बात बताई गई है। नोबडी टच इट विदाउट माई परमिशन, कोई इसे नहीं छुएगा बिना मेरी परमिशन के। अगर छू दिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा ऐसा कुछ बताया नहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं बताया। सिर्फ एक ऑर्डर दे दिया, कोई इसे नहीं छुएगा। हमने सिर्फ क्या करा है? ऑर्डर दिया है, धमकी नहीं दी है। धमकी तो तब होती अगर किसी ने छुआ तो उसको बिल्कुल भी केक नहीं मिलेगा। अगर किसी ने छुआ तो उसको सजा दी जाएगी। अगर किसी ने छुआ तो उसको 2 दिन के लिए खड़ा रखा जाएगा, ठीक है। उसे कहते हैं धमकी देना। धमकी का मतलब होता है उसके लिए हाथ क्या, तो ये भी बता दो कि उसके साथ क्या किया जाएगा। लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक ऑर्डर दिया गया है, नोबडी टच इट विदाउट माय परमिशन। तो उस सेंस में हम इसमें क्या फिट करेंगे? शैल।
हालांकि देखो, चाहे आदेश होता, चाहे धमकी होता, चाहे वादा होता, तीनों के लिए हम क्या फिट करते हैं? शैल ही फिट करते हैं। मैंने अभी भी बताया था तीनों के लिए क्या आता है? शैल ही आता है। लेकिन अब तुम्हें क्लियर तो हो गया कि हमने शैल फिट करा है, तो क्या सोचकर फिट करा है? हमने क्या सोचकर फिट करा है? ऑर्डर। तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इस टेंस के अंदर क्या दिखाया गया है? ऑर्डर। हम आदेश दे रहे थे, नोबडी टच इट। ठीक है, एक और देता हूं, तुम्हें कितने अच्छे से याद होएगा। I learn English. I learn English and nobody stop me. पहले तो मैं इसकी हिंदी बताता हूं। I learn English, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा या याद करूंगा या सीखूंगा। यहाँ पर लर्न का मतलब है ना सीखना आएगा। वैसे तो यहाँ पर लर्न का मतलब याद करना नहीं आएगा, यहाँ पर लर्न का मतलब सीखना आएगा। लर्न का मतलब और भी बहुत सारे होते हैं, फिलहाल हम वर्ड यूज कर रहे हैं सीखना। मैं अंग्रेजी सीखूंगा एंड नोबडी स्टॉप मी, और कोई मुझे नहीं रोकेगा, कोई मुझे नहीं रोकेगा। तो देखो स्टार्टिंग के टेंस में तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई है ना। स्टार्टिंग के टेंस में कोई ऑर्डर वाली बात नहीं है, कोई धमकी वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई वादे वाली बात नहीं है। बस इतना आ रहा है, आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा मतलब शैल, ठीक है। एंड नोबडी स्टॉप मी, कोई मुझे नहीं रोकेगा। ये मैंने ऑर्डर दे दिया, ये मैंने आदेश दे दिया एक तरीके से कि कोई मुझे नहीं रोकेगा। तो यहां पर भी हम उस हिसाब से क्या इस्तेमाल करेंगे? शैल, ठीक है। मैं अंग्रेजी सीखूंगा और कोई मुझे नहीं रोकेगा। इससे आगे के टेंस में मैंने एक तरीके से ऑर्डर दे दिया कि कोई मुझे नहीं रोकेगा। तो हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे अलग अलग तरह से, और धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लग जाएंगे। अब जरा लास्ट वाला देखते हैं। मैंने तुम्हें बताया था शैल को तीन तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वादे के लिए, ठीक है, धमकी के लिए और आदेश के लिए। तो तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें आदेश का भी एक एग्जाम्पल बता दिया है और वादे का भी एक एग्जाम्पल बता दिया है, लेकिन धमकी वाला रह गया है ना। तो धमकी वाला मैं बताऊंगा। तो देखो, उसे गलत व्यवहार, उसे गलत व्यवहार के लिए सजा दी जाएगी, उसे गलत व्यवहार के लिए सजा दी जाएगी। तो मुझे बताओ, हमने एक तरीके से चेतावनी नहीं दे दी उस बंदे को, हमने एक तरीके से चेतावनी दे दी, धमकी दे दी कि अगर उसने कोई गलत व्यवहार करा, ठीक है, या फिर उसने कोई गलत व्यवहार किया है तो उसे क्या दी जाएगी? सजा। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया भी था कि धमकी वाले में कौन सा बनता है? पैसिव। ये बात मैंने बताई थी, पैसिव बनता है। मैं बताता हूं कैसे। देखो, उसे सजा दी जाएगी। बताओ, सजा देने का काम तो कोई और करेगा ना, वो खुद ही सजा देगा अपने आप को? नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो काम हो रहा है ना सजा देने का, वो कोई और करेगा। सजा जो दी जाती है वो किसी और के थ्रू दी जाती है, हमेशा खुद को नहीं दी जाती। तो काम हो रहा है सजा देने का, और सजा देने का काम कोई और करेगा। इसलिए जब भी धमकी वाली बात होती है ना, तो शैल के साथ हम एक वर्ड लगाएंगे बी, क्योंकि शैल की पैसिव फॉर्म क्या होती है? बी, शैल बी, ठीक है। बाकी और कोई चेंज नहीं। अब देखो कैसे। तो किसे सजा दी जाएगी? उसे। उसे के लिए हमें यहां पर लगाना है ही। तो देखो, ही शैल बी। क्लियर हो गया मैंने कि बी क्यों लगाया है? क्योंकि यहां पर काम हो रहा है सजा देने का, और सजा देने का काम कोई और कर रहा है। यहां पर सजा सब्जेक्ट खुद नहीं देगा, उसको सजा दी जाएगी तो कोई और देगा। सजा हमेशा खुद को कभी नहीं दी जाती। ही शैल बी पनिश्ड, उसे सजा दी जाएगी। पनिश का मतलब सजा देना, ठीक है।
हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, मैंने बताया था पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म आती है। देखो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड होती है, इसलिए मैंने ईडी लगा दिया। और शेल के साथ तो देखो बी ही लगा हुआ है, क्योंकि ये पैसिव है इसलिए मैंने यहां पर कौन सी फॉर्म लगाई है, थर्ड फॉर्म। तो देखो ही शैल बी पनिश्ड, और क्यों दी जाएगी, गलत व्यवहार के लिए, तो लिख सकते हो फॉर मिसबिहेवियर। लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर मिसबिहेवियर, लिखना क्या चाहो लिखना ही है, मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर का मतलब होता है गलत व्यवहार, ठीक है, मतलब जो दूसरों के साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब सही तरह से बातचीत नहीं करते हैं, बोलने का या बात करने का तरीका नहीं होता उन्हें, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं धमकी, और धमकी के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, जनरली पैसिव। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है, अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलवाया जाएगा। तो बताओ पेरेंट्स को बुलवाया जाएगा, देखो हालांकि तो पेरेंट्स खुद ही आएंगे, लेकिन जो बुलवाने का काम हो रहा है वो तो मैं करूंगा, यानी कि बुलवाने का काम किसी और के थ्रू हो रहा है, पेरेंट्स खुद नहीं आएंगे, पेरेंट्स को बुलवाया जाएगा, ठीक है, तो बुलवाने का जो काम हो रहा है वो मैं करूंगा, मतलब बुलवाने का काम कोई और ही कर रहा है, तो वो भी किस में आ जाएगा, पैसिव वॉइस में। एक एग्जांपल और देता हूं, अगर चोर ने चोरी की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, तो जो जेल में डालने का काम हो रहा है वो कोई और करेगा ना, पुलिस करेगी, है ना, जेल में डालने का काम कौन करेगा, पुलिस। तो जनरली जितने भी धमकी वाले होते हैं सब में क्या इस्तेमाल हम करते हैं, शैल के साथ बी। मैं एक इंग्लिश में एक एग्जांपल देता हूं इसका, चलो इंग्लिश में मेरे पास फिलहाल एग्जांपल है नहीं, विल पर आ जाते हैं, बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। तो देखो अगला मॉडल है हमारा विल, बात वही है, ये भी तुम्हें मालूम है फ्यूचर ही होता है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसके लिए भी गा गे गी। और तुम्हें मालूम होगा जब तक ये फ्यूचर है तो विल का इस्तेमाल सबके लिए होता है, ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए, जब तक ये फ्यूचर इंडेफिनिट की फॉर्म है तब तक। और तुम्हें याद होगा शैल का इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए होता है, आई के लिए और वी के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए सिर्फ। अगर शैल को तुम फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ते हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें यह सिखाया जाता है कि शैल किसके साथ लगाना है, आई के साथ और वी के साथ, बाकी सबके साथ क्या लगाना होता है, विल, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम ये पढ़ते हैं, लेकिन अभी अभी जो मैं मॉडल पढ़ा के आया हूं, मुझे बताओ मैंने तुम्हें वहां पे यू के साथ भी क्या लगा के दिखाया, शैल, ही के साथ भी क्या लगा के दिखाया, शैल, ठीक है। तो मॉडल में तो तुम कुछ भी लगा सकते हो किसी के भी साथ, जनरली जो रूल मैंने पढ़ाए, लेकिन अगर फ्यूचर सिर्फ इंडेफिनिट की बात करते हो तो शैल सिर्फ दो के साथ लगाया जाता है, आई के साथ और वी के साथ। मॉडल की बात करते हो तो यू के साथ लगाओ, ही के साथ लगाओ। तो देखो ये तुम्हें मालूम ही है, तो मैं पहले फ्यूचर की सिंपल से एग्जांपल दूंगा, जैसे कि तो देखो वह कल मुंबई, तो मैं इंग्लिश में भी वर्ड लिख रहा हूं मुंबई, वह कल मुंबई छोड़ देगा। ऐसा होता है ना, जगह छोड़कर जाना होता है किसी को, किसी दूसरे शहर में या दूसरी जगह, तो वही वाली बात है छोड़ना। और छोड़ने की इंग्लिश मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है, छोड़ने को इंग्लिश में हम बोलते हैं लीव। क्या बोला जाता है छोड़ने को इंग्लिश में, लीव। तो देखो वह कल मुंबई छोड़ देगा, तो देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, वह कल मुंबई छोड़ देगा, तो उसके लिए देखो ही विल, और छोड़ने की इंग्लिश मैंने बताई थी लीव, ही विल लीव मुंबई।
और फ्यूचर से संबंधित कौन सी बात आ रही है? कल। मतलब ये काम वो कल करने वाला है, अभी करा नहीं उसने, फ्यूचर में करने वाला है। ही विल लीव मुंबई, और कब छोड़ेगा? टुमारो। तो लिख लेना टुमारो, पूरी कर लेना स्पेलिंग टुमारो। एक और देखते हैं। तो देखो, वह अगले महीने, मतलब कि नेक्स्ट मंथ। तुम्हें मालूम है ना, अगले महीने को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट मंथ। अगले हफ्ते को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट वीक। अगले साल को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट ईयर। तो जहां पर भी ये वर्ड लग जाता है ना अगले, तो उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? नेक्स्ट, जर्नली। तो ये बात तुम्हें अब से याद रखनी है, क्योंकि ये बात पहली बार आई है, तो तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए। वह अगले महीने, मैंने क्या बोला था? वह अगले महीने 16 की हो जाएगी। तो बताओ, क्या काम हो चुका है? नहीं, काम तो होगा, और कब होगा? अगले महीने, यानी कि फ्यूचर की बात हो गई, अभी तो नहीं हुई। अभी उसकी एज हो सकता है 15 साल ही हो, लेकिन अगले महीना होते ही वो कौन से में चली जाएगी? 16 में। ठीक है, 15 साल 11 महीने की उसकी एज रही होगी, अगले साल अगले महीने क्या हो जाएगी? पूरे 16 साल की। खैर उसको छोड़ो, 16 साल की होगी या नहीं होगी, हम अपने काम की चीज देखते हैं। बताओ, इसके अंदर वह है ना, और मैं ही इस्तेमाल करूं या शी आएगा? तो देखो, शी विल। तो देखो यहां पर काम क्या हो रहा है, देखकर बताओगे क्या काम हो रहा है? क्या महीना काम है या 16 काम है? नहीं, होना काम है। जब कोई चीज होती है ना, तो वो भी काम होता है। कुछ चीजें सुनने में अजीब लगेंगी, लेकिन होना एक काम है, और होने की इंग्लिश होती है बी। क्या होती है होने की इंग्लिश? बी। तो देखो, शी विल बी। तुम सोच रहे होंगे ये तो पैसिव जैसा बन गया, जैसे कि अभी मैंने बताया था पैसिव में शैल के साथ क्या लगाते हैं? बी, है ना। तो देखो लग रहा है पैसिव जैसा, लेकिन ये पैसिव की फॉर्म में आया नहीं है। ये यहां पर किसकी फॉर्म में आया है? मेन वर्ब की फॉर्म में, क्योंकि बी यहां पर काम होना है, होना एक काम होता है। शी विल बी, और कितने की हो जाएगी? 16 की। शी विल बी 16। शी विल बी 16, और कब हो जाएगी? अगले महीने। शी विल बी 16 नेक्स्ट मंथ। क्लियर हो गया? तो जो काम अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में होने वाला है, वर्ड क्या बोला मैंने? होने वाला है। तो होने के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं? बी। ठीक है, तो देखो ये तो बिल्कुल सिंपल वैसे आ गए। किस तरह से? फ्यूचर इंडेफिनिट की फॉर्म में। अब अगर ये मॉडल है, तो मॉडल के लिए कुछ और खास भी होगा, जैसा कि शैल में था। तो ध्यान रखना, विल का इस्तेमाल हम किस किस तरह से करते हैं, वो स्मॉल ए बना के लिखो। विल का इस्तेमाल भी अक्सर हम करते हैं। देखो, विल का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज की सर्टेनिटी के लिए। अभी मैं बताता हूं इसका मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित, गारंटी। तुम्हें एक बात याद होगी, मैंने तुम लोगों को पहले भी शायद कई बार बताया, मॉडल के लिए विल का इस्तेमाल पता है सर्टेनिटी के लिए भी किया जाता है, अपनी इच्छा को मजबूती से दिखाने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं ये मैच जीतकर दिखाऊंगा, समझ रहे हो ना? मैं ये मैच जीतकर दिखाऊंगा, तो मैं अपनी क्या दिखा रहा हूं? निश्चितता दिखा रहा हूं, अपनी स्ट्रांगनेस दिखा रहा हूं, अपने विश्वास की मजबूती दिखा रहा हूं। आई विल विन दिस मैच। ठीक है, कि मैं ये मैच जीतूंगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मैं ये फाइट जीतूंगा, तो मैंने अपने विश्वास के साथ क्या दिखाई है? निश्चितता दिखाई है, मजबूती दिखाई है। तो मजबूती के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? विल। जब हमें क्या दिखानी होती है? स्ट्रांगनेस दिखानी होती है, सर्टेनिटी दिखानी होती है, निश्चितता। अगला लिखो, अगले इस्तेमाल किया जाता है प्रॉमिस के लिए, जैसा कि हमने शैल में भी लिखवाया था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉमिस के लिए तुम चाहे विल का इस्तेमाल करो,
प्रॉमिस के लिए चाहे तुम शैल का इस्तेमाल करो, दोनों ही ठीक है, कभी भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, ना ही टेस्ट में ना ही पेपर में। मैंने प्रॉमिस यहां पर भी लिखा है वादे के लिए, और प्रॉमिस शैल में भी लिखा है वादे के लिए। तुम दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो, शैल का भी और विल का भी, कुछ भी इस्तेमाल करो जो सही लगे। तो प्रॉमिस लिख सकते हो फिर से, और बात वही है वादा। और एक होता है हमारा विलिंगनेस, इच्छा, साइड में लिख लेना इच्छा। हिंदी में जरूर लिख के करो, ये बस सोचे करो कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि जितनी ज्यादा नॉलेज तुम्हें हिंदी के थ्रू इंग्लिश के बारे में मिलेगी, शायद इंग्लिश टू इंग्लिश हिंदी नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं हिंदी के बेस पर इंग्लिश की भी तो चीजें कराता हूं, तो वो उसी के थ्रू सारा हो जाएगा। जितना ज्यादा ग्रामर का पार्ट हिंदी के थ्रू करोगे, क्वेश्चन आंसर में हेल्प मिलेगी, ठीक है, स्टोरी राइटिंग में हेल्प मिलेगी, राइटिंग के पूरे सेक्शन में हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलती है हर तरह से। तो देखो, निश्चितता और विलिंगनेस ये दोनों मिलते जुलते हैं। जब हमें अपनी इच्छा में क्या दिखानी होती है, मजबूती, तब हम इस्तेमाल करते हैं विल का। जैसे कि अगर और इच्छा दिखाने के लिए, जैसे कि मान लो तुमसे पूछा जाए क्या तुम सफाई कर दोगे, तो मैंने जवाब दिया हाँ मैं करूंगा, तो मैंने अपनी क्या दिखा दी, इच्छा, ठीक है। और मैंने बोला मैं जरूर करूंगा, तो मैंने क्या दिखा दी, निश्चितता, मैं सफाई करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बेशक इस कमरे में दुनिया भर के जाले हैं, लेकिन मैं फिर भी सफाई करके रहूंगा। तो अपनी इच्छा को मजबूती से दिखाना, उसके लिए भी हम जनरली किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, विल का। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बताओ, ऐसा नहीं लग रहा? आप देखो जरा, ऐसा भी तो लग रहा है कि मैंने अपनी इच्छा दिखाई है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इच्छा दिखाने से ज्यादा ये क्या दिखाई दे रहा है, वादा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अक्सर मदद करने के लिए तो वादा ही किया जाता है, मदद तो बंदा बाद में करता है, और सच भी बाद में पता चलता है कि उसने मदद हमारी करी है या नहीं करी है, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर दिखाया है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो देखो, आई सिंपल सा टेंस है, आई विल हेल्प यू। तो किस चीज को दिखाने के लिए, प्रॉमिस, वादे के लिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं तुमसे अगले रविवार जू में मिलूंगा। जू समझते हो ना, चिड़ियाघर। मतलब अब मुझे बताओ, ये भी एक तरीके से क्या दिखा दिया गया, वादा। और देखो, इसको तुम इच्छा से दिखाना चाहो, अपनी मजबूती दिखाना चाहो, सर्टेनिटी, तो तुम सर्टेनिटी दिखा सकते हो कि मैं तुमसे मिलूंगा, वादा नहीं तोड़ूंगा। वही वादा निश्चित है तो सर्टेनिटी बन जाएगी। तुम जैसे मर्जी कर सकते हो उसको, मैं तुमसे अगले रविवार जू में मिलूंगा। अगर वो गारंटी है कि आएगा ही आएगा, तो उसने अपनी इच्छा के अंदर क्या दिखा दी, निश्चितता। अगर वो सिर्फ वादा कर रहा है कि मैं मिलूंगा, तो वादा है, ठीक है। और वादा पूरा नहीं किया तो सिर्फ क्या रह जाएगी, उसकी इच्छा, कि उसकी इच्छा से ही मिलूंगा, आया ही नहीं खामे का। अगले रविवार वो गया लेकिन आया नहीं दूसरा बंदा। खैर, उन सब बातों को छोड़ो, मैं तुमसे अगले रविवार जू में मिलूंगा। तो देखो, मैं के लिए आ जाएगा आई विल। और अब ये भी बताया था, जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, या तो सी या फिर मीट, है ना। मैंने दोनों वर्ड साथ साथ बताएं
तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं वही इस्तेमाल करता हूं फिलहाल जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है मेरे पास नोट्स में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी, तो देखो आई विल सी, और किससे मिलूंगा? तुमसे। आई विल सी यू, और कहा मिलूंगा? जू में। आई विल सी यू इन द जू, हमेशा जू से पहले दा लगा दिया करो। आई विल सी यू इन द जू, और कब मिलूंगा? अगले रविवार। इसके लिए मैंने बताया था नेक्स्ट वर्ड आ जाता है ना। आई विल सी यू इन द जू नेक्स्ट संडे। अगले रविवार का मतलब क्या है? नेक्स्ट संडे। तो विल के अंदर ये कुछ बात है तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है।